हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के शॉर्ट टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। यानी यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट टाइप में पूछे गए हैं, यानी 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो पहली यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड कोर जावा। इस पहली यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब टेक्नोलॉजी और उसके बाद कोर जावा यानी जावा के बारे में भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन हमारा क्या था कि डिस्कस वेरियस वेब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज। मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए डेवलपमेंट फेज क्या होते हैं, किन किन फेज को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले भैया, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग किस चीज की हम करेंगे कि आखिर हम किस चीज पे अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। देखो, ये तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस किस में है, 10 मार्क्स में पूछने के चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और बड़ा है। 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही बड़ा है, तो ये 10 नंबर में पूछने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अभी तक क्या है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो प्लानिंग फेज क्या होता है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग क्या हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने प्रोजेक्ट्स गोल को, यानी हम किस चीज पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, टारगेट करना अपनी ऑडियंस को, मतलब किन ऑडियंस, मतलब किस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। एक स्पेसिफिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड। उसके बाद हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, या अगर हम कोई भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अपने हमारी कोई आइडिया है, ठीक है, किसी भी आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, वो आइडिया हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी, इन सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता हमें प्लानिंग वाले फेज में। उसके बाद करना पड़ता है हमारी जो भी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स है, उन सारी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। अब बात आती है डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक विजुअल फंक्शनल, ठीक है, एक विजुअल फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का एक विजुअल, मतलब डिजाइनिंग वाले प्रोसेस में क्या क्या चीजें, एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, प्रोटोटाइपिंग, मॉकअप एंड कह सकते हैं वायर फ्रेमिंग वाली चीजों को, मतलब कहां पे हम वीडियोस लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट क्या होंगे, ये कलर पैलेट्स क्या होंगे, इन सारी चीजों को डिफाइन करने का काम होता है डिजाइन वाले प्रोसेस में। अब उसके बाद इसमें हम ये भी डिफाइन करते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस को कंसीडर करेंगे कि आखिर मतलब जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस को देख के चीजें डिजाइन की जाती हैं कि आखिर यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा ग्रो करे, मतलब यूजर हमारे सिस्टम से या कह सकते हैं हमारी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। अब उसके बाद आता है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि हम वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, ठीक है, उसके बाद इंक्लूड करते हैं। इसमें क्या होता है, एक फ्रंट एंड और बैक एंड कंपोनेंट्स को, कोडिंग और फंक्शनलिटी को क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंट फेजेस मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना भैया, कोडिंग करके अपनी वेबसाइट को तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि द वेबसाइट स्टार्ट टू टेक शेप, मतलब डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जो होती है एक शेप लेना स्टार्ट कर देती है। अरे भैया, जब आप कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट क्या करेगी, एक शेप लेना स्टार्ट कर देती है, मतलब बनना स्टार्ट हो जाती है एक बिल्डिंग ब्लॉक में। उसके बाद टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग क्या होती है, अब हम टेस्टिंग किस चीज की करते हैं, जब भी हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि जो भी, मतलब हम टेस्ट क्या करते हैं कि जो भी हमारी वेबसाइट है उसके फंक्शनलिटी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम उसमें बग्स को फाइंड आउट करते हैं, एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, इन सारे इश्यूज को फाइंड आउट करते हैं और उनको क्या करते हैं, रिसॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या आता है, लॉन्च का। लॉन्च क्या होता है, जब हमारी वेबसाइट पूरी तरह से, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब उसका फेज आता है अब लॉन्चिंग का। अब वेबसाइट लॉन्च होने के लिए तैयार है, मतलब जब वेबसाइट क्या हो जाए, मेड लाइव एंड एक्सेस टू द पब्लिक। जब पब्लिक में एक्सेस करने के लिए लाइव तैयार हो जाए तो उसको हम लॉन्च करते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग द वेबसाइट टू द प्रोडक्शन सर्वर एंड कॉन्फ़िगरिंग एनी नेसेसरी सेटिंग। अब क्या करते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसको सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, जहां से क्या करें कि मल्टीपल यूजर, मतलब जो कि यूजर्स के लिए अवेलेबल हो जाए कि कोई भी इसका एक्सेस कर सकता है। अब उसके बाद छठा फेज हमारा क्या आता है, मेंटेनेंस आता है। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो अगर हमें अप टू डेट रहना है, मतलब अपने प्रोजेक्ट को, अपने आइडियाज को काफी लॉन्ग टाइम तक चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपडेट करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं अपने जो भी हमारे
हमारा प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंप्रूवमेंट करते हैं डे बाय डे। क्या करते हैं, उसमें जो भी बग्स होते हैं फिक्स करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐड ऑन नई फीचर्स को ऐड करते हैं, उसके बाद अप टू डेट रखते हैं और कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, मीट करते हैं नीड और स्टैक होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जिसमें हमें पूछा था कि किसी भी वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या फेजेस क्या होते हैं, किन किन फेजेस को हम फॉलो करके किसी भी एक वेब डेवलपमेंट को डेवलप कर सकते हैं, वेब को डेवलप कर सकते हैं। तो 6 फेजेस थे, आप इससे ज्यादा भी फेजेस लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे फेजेस, रिसर्च और रिसर्च फील्ड आती है, गोल सेटिंग आती है, तो मतलब आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी 10 नंबर में पूछता है, आप इसी पॉइंट को बढ़ा के और लिख सकते हैं। अब आगे बात, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कंपेयर बिटवीन इंटरनेट एंड www। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इंटरनेट होता है वो क्या करता है, लिंक करता है कंप्यूटर को एनी अदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स को लिंक करता है ऑन द प्लेनेट। ठीक है, उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या करता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट क्या है, लिंक करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। ठीक है, और यहां पे www क्या करता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है और जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है। ठीक है, जो इंटरनेट होता है एक तरह का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड होता है कंप्यूटर नेटवर्क से, जो कि वर्क इस पे करता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पे। यानी ठीक है, जो भी हमारा इंटरनेट होता है इंटरकनेक्टेड होता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, जो भी डिवाइस होती है, मतलब आप वर्ल्ड में देखें तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या है, अटैच है, या तो वायर है या तो वायरलेस अटैच है। तो एक इस पे वर्क करता है, एक कंप्यूटर मॉडल पे काम करता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या करता है कि HTML फॉर्मेटेड ऑनलाइन मटेरियल होता है। अब HTML फॉर्मेटेड यानी इंफॉर्मेशन हमें वेब पेजेस के ऊपर किस फॉर्मेट में मिलती है। अब जानते हैं कि जब भी हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो वेबसाइट में जो भी कंटेंट हमको देखने को मिलता है HTML के हेल्प से मिलता है। तो जो भी HTML वाले कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, एक HTML फॉर्मेटेड होता है। ठीक है, ऑनलाइन मटेरियल होता है, और इसको हम किसके हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल से। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो URL वाले पार्ट में HTTP पहले आता है, तो मतलब उससे हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है, द इंटरनेट कैन बी कंपेयर ए लार्ज बुक स्टोर, मतलब इंटरनेट को हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बुक स्टोर है उसको हम इंटरनेट कर सकते हैं। और www को हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्टोर है जिसमें कलेक्शन ऑफ बुक है, मतलब बहुत कलेक्शन ऑफ बुक है। यहां पे दोनों चीजों को समझने की बात है, यहां क्या कर रहा है, कंपेयर करता है लार्ज बुक स्टोर, मतलब कोई ऐसा बुक स्टोर है जहां पे बहुत सारी किताबें। ठीक है, और यहां पे क्या कर रहा है कि एक स्टोर जहां कलेक्शन ऑफ बुक्स है, मतलब दोनों बात तो एक ही तरह है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया आता है इंटरनेट में। और वर्ल्ड वाइड में इसमें भी कह सकते हैं कलेक्शन है, मतलब सारी किताबें आपको वहां पे मिल सकती हैं। तो इंटरनेट क्या करता है कि इंटरनेट क्या है, एक सुपर सेट है www का, और यहां पे www क्या है, एक सबसेट है इंटरनेट का। ठीक है, इंटरनेट इज ए सुपर सेट ऑफ www, और यहां पे www इज ए सबसेट ऑफ इंटरनेट। अब जो इंटरनेट आया था 1960 में सबसे पहले अपीयर हुआ था, और यहां पे क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड वेब है बर्निस ली और एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिएट किया था इन 1989 में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को। अब आगे बात करती, जो इंटरनेट है उसमें मोस्टली यूज होने वाला पार्ट क्या है, हार्डवेयर होता है, और जो इसमें होता है इसमें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है, मोस्टली यूज होने वाला, और इसमें क्या होता है, मोस्टली इंटरनेट में क्या होता है, हार्डवेयर का यूज होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पे कह रहा है कि एक्सप्लेन थ्रेड एंड हाउ मेनी वे टू क्रिएट ए थ्रेड इन जावा, मतलब थ्रेड क्या होता है और जावा में हम किस तरह से थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है, तो आइए देखते हैं। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड को समझने की एक तरह का लाइट वेट प्रोसेस होता है। थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो इनेबल करता है प्रोग्राम को परफॉर्म करता है एक मल्टीपल टास्क कॉन्करेंटली। मतलब कह रहा है कि थ्रेड क्या होता है कि एट टाइम, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होता है कि जब हम थ्रेड को डिजाइन करते हैं तो थ्रेड क्या करता है कि एट ए टाइम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, मतलब कॉन्करेंटली एट ए टाइम पैरेलल में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो क्या करता है कि किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करता है
इनेबल करता है कि प्रोग्राम को परफॉर्म कर पाए, मतलब कोई भी प्रोग्राम हम जब राइट करते हैं वो प्रोग्राम क्या करें, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करे। ये रन होता है सेपरेट मेमोरी स्पेस, मतलब हर एक थ्रेड क्या होगा, एक सेपरेट पार्ट में रन होता है, मतलब अलग अलग मेमोरी स्पेस को लेके रन होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है और रिसोर्स कह सकते हैं एंड शेयर रिसोर्स, और रिसोर्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब बात करें कि यहां पे कह रहा है कि हाउ, अब देखो हाउ मेनी वे, मतलब कितने तरीके होते हैं थ्रेड को क्रिएट करने के, तो दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं, इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस होता है और एक्सटेंडेबल द थ्रेड क्लास होता है। ठीक है, अब दो टाइप्स हो गया। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए चीजें नहीं पूछा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है, लेकिन आप 2 मार्क्स में इतना ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बात आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, यानी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर बात करें क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग होता क्या है, एक तरह का क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट है क्लाउड, जो भी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग है, एक तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कंप्यूटिंग का। इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, किस वे में होता है, किस फील्ड में होता है, तो एप्लीकेशंस को डिजाइन करने में होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। अब अगर बात करें कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द कॉन्कर्स। ठीक है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है जो भी। उसके बाद कह रहा है कि विच मींस द डिफरेंस पार्ट ऑफ द सिस्टम शुड बी डिजाइन एंड डेवलप इंडिपेंडेंटली। जो भी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुड बी डिजाइन और डेवलप इंडिपेंडेंटली होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि इंप्रूव इसमें इन क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो भी सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड करता है सर्विस एंड रिसोर्स, मतलब जो भी क्लाइंट सर्वर में होता है, सर्वर क्या करता है, सर्विस को और रिसोर्स को प्रोवाइड करता है। और जो हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ए रिक्वेस्ट हैंडलिंग और यूजर इंटरेक्शन, मतलब जितने भी यूजर्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं और यूजर्स के इंटरेक्शन को, मतलब कह सकते हैं यूजर अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाए, इन चीजों को हैंडल करता है। मतलब जो हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट क्या करता है कि यूजर इंटरेक्शन और रिक्वेस्ट हैंडलिंग को एक्सेस करता है, एक्सेस या कह सकते हैं उसको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हैंडल करता है उनके लिए। और जो हमारा सर्वर होता है, सर्वर क्या करता है कि सर्विस को प्रोवाइड करता है और रिसोर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है। द सेपरेशन अलाउ द सर्वर टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो सर्वर होता है हैंडल करता है एक तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को एंड डेटा स्टोरेज को। ठीक है, और हमारा वहां पे क्या होता है, क्लाइंट कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब क्लाइंट क्या करता है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। अब भैया जब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होगा तभी तो यूजर अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पा रहा। मान लो कि दो तरह के यूजर हो, एक क्या है कि एजुकेटेड हो, दूसरा नॉन एजुकेटेड हो, मतलब बिना पढ़ा लिखा हो। तो हम एक ऐसे इंटरफेस को डिजाइन करते हैं जो कि दोनों के लिए अंडरस्टेबल हो, मतलब दोनों यूजर आसानी से समझ सके कि आखिर हम कहने क्या चाहते हैं। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब कुछ इस तरह से होता है। अब आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, कह रहा है कि हाउ इज एन ऑब्जेक्ट क्रिएट इन जावा, मतलब जावा के अंदर हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट फॉर क्लास यूजिंग कीवर्ड न्यू, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि डिजाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले कह रहा है कि स्टेप, मतलब हाउ इज, किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, तो स्टेप्स को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं एक क्लास को, उसके बाद हम इंस्टिडेट क्लास होता है, देन अगेन क्या होता है, एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम पहले डिक्लेयर करते हैं क्लास को, डिफाइन करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को, और जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है उसको क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसके क्या क्या बिहेवियर होंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमने जब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब उस ऑब्जेक्ट के क्लास को डिफाइन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम हमें नीड होती है एक न्यू कीवर्ड को फॉलो, तो क्लास नेम, जो क्लास नेम को फॉलो करे, एंड हम कॉल करते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बुलाता है या कॉल करता है। अब उसके बाद क्या करता है कि अगर एक बार ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज। अगर ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं मेथड यूजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, अब आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंड
टर्म AWT क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है, ठीक है। कह रहा है कि एक्सपेंड करो द टर्म AWT फॉर व्हाट पर्पस इज बीइंग यूज, मतलब इसको हम किस लिए यूज करते हैं। तो AWT क्या है? AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। अब ये स्टैंड फॉर हो गया एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। एक तरह की जावा लाइब्रेरी होती है, जावा लाइब्रेरी होती है जहां पे क्या होता है कि प्रोवाइड करता है सेट ऑफ क्लास एंड कंपोनेंट्स बिल्डिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, मतलब एक तरह की ऐसी जावा लाइब्रेरी फाइल होती है जहां पे हमको क्लासेस मिल जाते हैं, कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बिल्डिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है। इट इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है यानी AWT होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड कह सकते गेम विद GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हेल्प से। इंक्लूड करता है जावा डेवलपमेंट किट के हेल्प से, ठीक है। इसमें जो भी इसकी GUI लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, फीचर रिच होता है, कस्टमाइजेबल होता है, इन सारी चीजों को फॉलो करता है। तो मतलब AWT क्या है? AWT क्या है? एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, एक तरह की जावा लाइब्रेरी है जो क्या प्रोवाइड करता है? क्लासेस प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग, मतलब क्लासेस और कंपोनेंट्स किस लिए प्रोवाइड करता है? बिल्डिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हमें इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका पर्पस क्या है यूज करने का? तो इसका पर्पस क्या है भैया? डेस्कटॉप एप्लीकेशन और गेम विद GUI के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब करो लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट। तो इस लाइफ साइकिल देखते हैं एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो जो लाइफ साइकिल एप्लेट की होती है 4 स्टेज को कंसीडर करके चलती है। इनिशियलाइजेशन होता है, स्टार्टिंग होता है, रनिंग होता है और स्टॉपिंग होता है। तो सबसे पहले जब इनिशियलाइजेशन स्टेज होता है, मतलब जब हम किसी भी चीज को इनिशियलाइज करते हैं, वहां पे एप्लेट क्या होता है? लोड होता है इनिशियलाइज यानी इंट के फॉर्मेट में, ठीक है। मेथड कॉल होता है, एक फंक्शन होता है इंट के नाम से, ठीक है, जिससे हम इसको क्या करते हैं? कॉल करते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारा एप्लेट जब स्टार्ट होता है, एप्लेट देन स्टार्ट, तब क्या होता है? उसे रनिंग स्टेज में जाता है। तो वहां पे जब स्टार्टिंग से रनिंग स्टेज में जाता है तो वेयर क्या कहता है कि कैन रिस्पॉन्स टू यूजर इनपुट और अदर इवेंट्स, मतलब जो भी यूजर के इनपुट होंगे और अदर यूजर के जितने भी इवेंट्स होंगे उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइनली कह रहा है कि जब सारी चीजें हो जाती हैं तो एप्लेट इज नो लॉन्गर नीडेड, मतलब एप्लेट को कोई नीड नहीं है ज्यादा देर के रखने के लिए। हम उसको क्या करते हैं? जब हमारा काम हो गया तो उसको स्टॉप करते हैं और डिस्ट्रॉय फंक्शंस को कॉल करते हैं। डिस्ट्रॉय फंक्शंस को क्यों कॉल करते हैं? क्योंकि जो भी मेथड और कॉलिंग है रिलीज ए सिस्टम रिसोर्स आफ्टर वर्क, ठीक है। जो भी वर्क हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, काम हमारा होने के बाद हम क्या करते हैं? अपने रिसोर्स को फ्री करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेमोरी फ्री हमारी हो जाती है और वो अदर प्रोसेस उसका यूज कर पाते हैं। तो ये हो गई लाइफ साइकिल। इन सारी चीजों के अगर ये क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग टर्म में भी पूछे जाने वाले बहुत ज्यादा है तो इनके बारे में हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। अभी तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि नेम 2 मेजर प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम सर्वर। अब अगर हमें सर्वर से 2 ईमेल्स को एक्सेस करना है तो 2 मेजर प्रोटोकॉल्स के बारे में बताओ। कह रहा है 2 मेजर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? POP3 होता है और IMAR होता है, ठीक है। ये 2 मेजर प्रोटोकॉल होते हैं जो एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। जो POP3 है, POP3 क्या करता है? डाउनलोड करता है मैसेज टू द यूजर लोकल सिस्टम, मतलब जो भी यूजर होता है उसके लोकल सिस्टम के अंदर जितने भी मैसेजेस होते हैं ईमेल के ऊपर, ठीक है, उनको क्या करता है? डाउनलोड करता है और डिलीट फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर से क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। उसके बाद IMAP क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है? एक्सेस करता है मैसेज को, जितने भी मैसेज होते हैं उनको एक्सेस करता है, स्टोर ऑन द सर्वर, एक्सेस करके सर्वर के ऊपर स्टोर करता है। ये देखो क्या करता है कि डाउनलोड करता है सर्वर। जो POP3 है, POP3 क्या कर रहा है कि सर्वर के ऊपर से कंप्यूटर, जो भी यूजर है उसके लोकल कंप्यूटर में सेव कर रहा है और सर्वर से डिलीट कर दे रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो भी एक्सेस मैसेज स्टोर है, ठीक है, एक्सेस मैसेज स्टोर ऑन द सर्वर, मैसेज को एक्सेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है ऑन द सर्वर एंड अलाउ कर रहा है एक्सेस देयर ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, और उस ईमेल का हम मल्टीपल डिवाइस से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिसिमिलैरिटी बिटवीन द
वेब सर्वर एंड द एप्लीकेशन सर्वर, मतलब एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के बारे में अगर हम बात करें तो वेब सर्वर क्या करता है कि वेब सर्वर इज बेसिकली प्रोवाइड ए रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन। जो वेब सर्वर होता है एक तरह का रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? वेब एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है कि ये एक प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट, लेकिन ये इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करता है, ये इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करता है। वेब सर्वर क्या करता है? हेल्प करता है, ये वर्क करता है स्टैटिक कंटेंट पे। स्टैटिक कंटेंट सच एज HTML पेज हो गया, एक स्टैटिक पेज होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सर्वर वर्क ऑन द डायनेमिक, ये कह रहा है कि रिलेवेंट फॉर डायनेमिक होता है, डायनेमिक कंटेंट सच एज वेबसाइट फॉर बैंक्स, ठीक है। बैंक के लिए हो गया, जिसमें डायनेमिक मतलब जिसमें डेटाबेस का यूज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं Node.js या Node.js जैसे लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, जावा जैसे। अब आगे बात कर रहा है कि वेब सर्वर में क्या कर रहा है कि एनी वेब सर्वर कंसिस्ट ऑफ ओनली वेब कंटेनर, ठीक है, वो कंसिस्ट करते हैं केवल वेब कंटेनर को। और यहां पे एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? एप्लीकेशन सर्वर कंसिस्ट करता है बोथ कंटेनर एज वेल एज EJB कंटेनर को, ठीक है। इनके बारे में अभी हम बाद में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सर्वर कंज्यूम, ठीक है, लेसर रिसोर्स होता है इसके पास, जिसके लिए जो क्या करता है, मेमोरी होता है, CPU होता है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन सर्वर के लिए। यहां पे क्या कर रहा है कि सर्वर जो करता है कि मच मोर रिसोर्स, इसके पास सर्वर के पास जो एप्लीकेशन सर्वर होता है उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है, और वेब सर्वर के पास थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट्स प्रोवाइड जीरो सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग। अब जो हमारा कह सकते हैं वेब सर्वर होता है, ये क्या करता है? मल्टी थ्रेडिंग के सपोर्ट को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। और ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर द मल्टी थ्रेडिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूनिट 2 के बारे में, यूनिट 2 के शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वेब डिजाइनिंग के बारे में है, वेब पेज डिजाइनिंग के। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।